समीरा के ससुराल में आज बहुत रौनक थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। कहीं ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी तो कहीं बच्चों के हंसते खेलने की आवाजें। घर में हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे थे, लेकिन फिर भी घर में कोई था जो अपने कमरे में बैठा एक कोने में अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। मधु, समीरा की जिठानी, जिसे 18 साल की उम्र में समीरा की दादी सास अपने बड़े पोते से शादी कर गांव से शहर लेकर आई थी। एक छोटे से गांव से संबंध रखने वाली मधु ने चुपचाप माता पिता के फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लिया और शादी करके 500 किलोमीटर दूर अपने ससुराल आ गई। शादी के समय बेचारी मधु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में उसकी किस्मत कितने काले अक्षरों से लिखी गई है। मधु ने अभी जीना शुरू ही किया था कि शादी के साल भर के अंदर ही उसके पति विनीत की मौत हो जाती है। एक तो कच्ची उम्र में शादी, ऊपर से शादी के बाद 1 साल के अंदर ही पति का चले जाना मधु को भीतर तक तोड़ गया था। बेटी की मौत हुई तो हजारों वादे करके अपने घर दुल्हन बनाकर लाने वाले सास ससुर भी अब उसे देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। मधु का होना अब घर में किसी को भी फूटी आंख नहीं सुहाता था। मधु के साथ साथ पूरा परिवार भी अब उसे अपशगुनी और बदकिस्मत समझने लगा था, जिसके कारण वो बेचारी चुपचाप सफेद कपड़ों में लिपटी हुई अपने कमरे में पड़ी रहती। इतना ही नहीं, जब उसके देवर मयूर की शादी की शहनाई बजी तब भी किसी ने एक बार झूठ को भी उससे सफेद चोले को उतार कर कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं कहा, ना ही उसे शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल किया गया। घर में हर तरफ रौनक थी, सिर्फ मधु ही थी जिसके जीवन पर इस शहनाई और रौनक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जहां एक तरफ आज समीरा की जिंदगी में मयूर के नाम का सिंदूर लगाने के बाद रंग ही रंग भर गए थे, वहीं मधु का बेरंग जीवन उसे अंदर तक कचोट रहा था। मुंह दिखाई की रस्म के बाद घर से मेहमान लगभग लौट गए थे। भाभी, आप यहाँ कमरे में अकेले क्यों बैठी रहती हैं? आइए ना, मेरे साथ आकर बैठिए। अकेले में मन कैसे लगता है? नहीं समीरा, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। मेरी परछाई से ना दूर रहा करो तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में मेरे जीवन की परछाई भी पड़े। कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? अरे, जीवन और मृत्यु अपने हाथ में थोड़ी ना होता है, और आपकी परछाई पड़ने से मेरे जीवन में कुछ गलत हो जाएगा ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं? भैया इस दुनिया में नहीं है, इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ में तो आप ही हैं। उनके जाने के बाद बाकी सबका जीवन तो लगभग सामान्य हो ही गया है, लेकिन आप जैसे वहीं अटक कर रह गई हैं। अपनी अपनी किस्मत होती है समीरा। शायद मेरी किस्मत में भगवान ने यही लिखा था तो यही सही। देखो, कहने को तो इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई। तुम्हें पता है, जिस समय मेरी शादी हुई गांव में मेरी सहेलियां मेरी किस्मत से जलने लगी थी। कहती थी, इतने बड़े बिजनेसमैन की यहाँ शादी हो रही है मधु, इतने बड़े घर में जाकर तो तू राज करेगी राज। मगर देखो, मेरी किस्मत इस राजमहल में तो आ गई, लेकिन मेरे नसीब में राज करना नहीं था। मैं तो एक आम जिंदगी भी नहीं जी पा रही हूँ, रानियों की तरह क्या रह पाती। मधु का एक एक शब्द समीरा के मन पर चोट कर रहा था। भाभी, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि घर में भैया के जाने का दुख सिर्फ आपको ही है? बाकी सबको भी तो उनके जाने का दुख होगा ना? लेकिन आपकी तरह कोई भी उस दुख को पकड़कर आज तक बैठा नहीं है। मम्मी जी हो, पापा जी हो, घर के बाकी सदस्य सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। हमारी शादी में सभी ने रंगीन कपड़े पहने, घर में सजावट हुई, ढोल बजा, सब नाचे गाए। इसका मतलब भैया के जाने के बाद किसी ने खुशियां मनाना नहीं छोड़ा। फिर आप ऐसा एकाकी जीवन क्यों बिता रही हैं? इस तरह से अकेले एक कमरे में पड़े रहना, किसी से ना मिलना जुलना, ऐसा जीवन भी कोई जीवन है क्या? जीते जी आप ऐसा मुर्दों वाला जीवन क्यों जी रही हैं? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई ना समीरा, बच्ची हो तुम, ये दुनियादारी रीति रिवाज नहीं समझोगी। मेरे जीवन का रंग और खुशियां तो उनके साथ ही चले गए। अब मेरा अधिकार बस उनके शोक पर ही है, इसलिए अपने बचे हुए जीवन में मैं बस उनके लिए शोक ही मना सकती हूँ। समीरा को अपनी जिठानी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आज के ज़माने में कौन लड़की सारा जीवन किसी की यादों के सहारे काट देती है? और बात सिर्फ पति की यादों में जीने की नहीं थी। जिस तरह की जीवन शैली मधु ने अपना रखी थी वो किसी भी लड़की के लिए बहुत कठिन थी। कुछ दिन बाद, भाभी देखो, आज मैंने पहली बार हलवा बनाया है, आप चेक कर बताओ ना कैसा बना है। देखो समीरा, मैंने मीठा त्याग दिया है, मम्मी जी को चखा दो ना। भाभी एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। क्यों पूछ रही हो? क्या?
आपकी शादी किस एज में हो गई थी? भैया कितने साल बड़े थे आपसे? 18 साल में शादी हो गई थी और 1 साल के अंदर ही वो मुझसे 5 साल बड़े थे। मैंने मना भी किया, मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन माँ पापा नहीं माने। कहते थे मेरी किस्मत खुल जाएगी इतने बड़े घराने में शादी करके, पढ़ाई करके क्या होगा, करनी तो शादी ही है। उनके आगे मेरी एक ना चली और मुझे ये शादी करनी पड़ी। इसका मतलब आप उम्र में मुझसे भी छोटी हैं। ओ माय गॉड, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। भाभी अब छोड़ दो ना ये सब, मेरी तरह रहने लगो ना प्लीज। अरे पागल, ऊपर वाला है ना, उसे सबकी तकलीफ दिखाई देती है। देख, उसने मुझसे मेरा जीवन साथी छीन लिया तो तुझे भेज दिया ना इस घर में मेरा साथी बनाकर। अब तू है मेरे पास, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मत कर, मुझे ना अब इस तरह से रहने की आदत हो गई है। भाभी दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और आप अभी तक ये इतने पुराने रीति रिवाज को मानती हो। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि पति की मौत के बाद पत्नी जीवन भर सफ़ेद कपड़े पहनेगी, किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं होगी, नरम गद्दों पर नहीं सोएगी, मेकअप नहीं करेगी? ये तो जीते जी के इंसान को मारने वाली बात हुई ना। उसकी सारी इच्छाओं को खत्म कर दो ताकि उसके जीवन की इच्छा ही ना बचे। तुम शहर की लड़की हो ना समीरा, लेकिन मेरा जन्म एक गांव में हुआ है और मैंने आज तक यही देखा है। और ये जो समाज है ना, इसमें सबके अपने अपने दायरे हैं। समाज ने पहले से ये तय कर रखा है कि एक विधवा को कैसे जीना है, एक सुहागन को कैसे, एक लड़की कैसा जीवन जिएगी और मर्द कैसा। ये सब तो समाज तय करता है, मैं या तुम इस पे कोई बदलाव नहीं ला सकते। समाज हमसे और आपसे मिलकर ही तो बनता है भाभी, और गलत बातों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानती समाज के नियमों को जो एक 20 साल की लड़की से उसके जीवन की सारी खुशियां छीन ले। समीरा जिठानी मधु को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करे, लेकिन उसने तो सफ़ेद रंग को ही अपनी नियति समझ लिया था। वैसे तो मधु भाभी की उम्र इतनी कम है, मम्मी जी पापा जी को खुद ही उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक बार मम्मी पापा से बात करके देखती हूँ, हम सबको उनके बारे में सोचना ही चाहिए। पापा जी, अब तो मयूर और मेरी शादी भी हो गई है, लेकिन इस घर में कोई है जो अभी भी अकेला है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाहती हो? पापा जी, मधु भाभी अभी सिर्फ 21 साल की है। इतनी छोटी सी उम्र में आप ही सोचिए ना, वो अपना पहाड़ जैसा जीवन कैसे काटेंगी। भैया के साथ जो हुआ उसमें तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन कम से कम हम मधु भाभी का जीवन सुधारने के बारे में तो सोच ही सकते हैं। समीरा की बात सुनकर उसके ससुर गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। देखो छोटी बहू, तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो, भूलो मत। तुम्हें अब इस घर में ब्याह कर आए कुछ ही दिन हुए। अपने जीवन पर ध्यान दो और मधु के जीवन में ताक झांक करना बंद कर दो। मधु के साथ जो हुआ भगवान की मर्जी है, और भगवान की मर्जी में दखल देने वाले हम होते कौन है? शादी उसकी एक बार हो चुकी है, अब उसे उसका अपना धर्म निभाने दो। लेकिन पापा जी। समीरा बहू, तुमसे कहा ना अपने कमरे में जाओ और अपने शादीशुदा जीवन को संवारने में दिमाग लगाओ। बड़ी बहू के जीवन में ज्यादा ताक झांक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। तुम अपने दिमाग पर जोर डालना बंद कर दो। सास ससुर की बातें सुनने के बाद अब समीरा काफी परेशान हो गई थी। कौन कह सकता है कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाले पापा जी इतनी छोटी सोच वाले हो सकते हैं। और मुझे तो यही लगा था कि पढ़ी लिखी मॉडर्न फैमिली है, लेकिन ये लोग तो पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं। कोई सोचे ना सोचे, लेकिन मैं मधु भाभी को ऐसी हालत में नहीं रहने दूंगी। समीरा अपने पति मयूर से कहती है, मयूर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भाभी के लिए कुछ करना चाहिए? क्यों, क्या हुआ? भाभी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मयूर, मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों को भाभी की तकलीफें दिखती नहीं है क्या? आप सबने अपनी आंखें बंद की हुई है। अरे 21 साल की उम्र है उनकी। 21 साल की उम्र में सफेद रंग का चोला पहनकर एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है उन्हें आप लोगों ने। अब सोच कर देखिए, भगवान ना करे कल को आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो उसे इस हालत में बर्दाश्त कर पाते आप? ना उन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाता है, ना किसी से मिलने जुलने की आज़ादी है, ना वो किसी की शादी फंक्शन में जा सकती है। अरे ये तो जानवरों से भी बदतर जीवन हुआ ना। घर में और तो किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मयूर आप तो समझिए। देखो समीरा, भाभी के साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। वो घर की बहू है, पर कायदे कानून परंपराएं तो उन्हें निभानी पड़ेगी ना। और देखो समीरा, मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि भाभी के साथ क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मम्मी पापा देख लेंगे। तुम्हें इन सब के बीच में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
आज तक भाभी ने कभी कंप्लेंट नहीं की है, उन्हें कभी किसी चीज से दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हें यह सब सोचने की क्या जरूरत है? ठीक है, उन्होंने खुद को संभाला है, तुम अपने बारे में सोचो। और अगले महीने मैंने गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया है, तुम उसकी तैयारी करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस घर में सब लोग अंधे और बहरे हैं, ना किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, ना किसी को भाभी की तकलीफ सुनाई दे रही है। जब तक भाभी अपने हक और अधिकारों के लिए बोलना नहीं सीखेंगी, इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो कितने बुरे हालातों में जी रही है। किसी और के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय अब मुझे भाभी को ही समझाना होगा। भाभी, आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसे अभी क्लास 12th में टॉप किया है। आपको पता नहीं है उसके पेरेंट्स कितने खुश हैं, और मुझे भी ना उसकी सक्सेस को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी फ्रेंड अभी 12th में पढ़ती है? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो ग्रेजुएट हो ना? हाँ भाभी, वो क्या है ना, जब वो 11th क्लास में थी तभी उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो 3-4 साल तक बेड पर रही, जिसके कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। पूरी तरह से फिट होने के बाद फिर से उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन वो अपने गोल पर ज़रूर पहुंचेगी। आपको पता है वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, और मुझे पता है कि वो बनकर रहेगी। तो क्या इतनी उम्र में भी पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाभी? जब जागो तब सवेरा। हर पढ़ाई करने के लिए ऐसा किसने कहा कि उम्र मायने रखती है? वैसे भाभी, आप कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने तो बस 12वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। शादी करवा दी ना माँ बाबूजी ने, और फिर मैं यहाँ आ गई। भाभी, क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होती कि आप पढ़ाई करो, जीवन में आगे बढ़ो? जब आप छोटी थी आपने भी तो ज़रूर कोई सपना देखा होगा ना कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। तुम्हें पता है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी ना, अपने क्लास में सबसे होशियार थी। मेरी टीचर तो जब भी मुझसे पूछती थी कि बड़े होकर क्या बनोगी, तो मैं यही कहती थी, मैं आपकी तरह टीचर बनूंगी। लेकिन देखो मेरी किस्मत आज मुझे कहाँ ले गई। भाभी, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आपने 12th की हुई है। मेरी माँ ने तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए और अपनी पढ़ाई पूरी करिए। ये कैसी बात कर रही हो समीरा तुम? अरे कोई नहीं मानेगा, और ये बात किसी से मत कहना। मुझे लगता है तू मुझे घर से बाहर निकलवा कर ही मानेगी। भाभी, पढ़ाई करना, अपने लिए सोचना कोई गलत बात है क्या? ठीक है, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी इस कमरे में बैठकर गुजारते भैया की याद में। और उसके लिए आपको इस कमरे में कैद होकर रहने की क्या ज़रूरत है? इस कमरे से बाहर निकलिए भाभी, अपनी पढ़ाई पूरी करिए और सम्मान से अपनी ज़िंदगी सर उठाकर जीना सीखिए। समीरा की बातें अब धीरे धीरे मधु के मन पर असर करने लगी थी। लेकिन माँ जी मान जाएगी क्या? उन्हें मानना ही पड़ेगा भाभी। सबसे पहले आपको खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी होगी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि पूरा दिन मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, दिन भी नहीं गुजरते। क्यों ना मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लूँ, इसी बहाने टाइम पास भी हो जाएगा। देखो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है बड़ी बहू। जैसे जी रही हो ना, बस उतना ही ठीक है तुम्हारे लिए। इसमें हवा में उड़ने जैसी क्या बात है मम्मी जी? पढ़ाई करने के लिए तो कह रही हूँ मैं, कोई गलत बात नहीं कही मैंने। देखिए, मैंने सोच लिया है कि अब मैं आगे पढ़ाई करूंगी। मधु की बात सुनकर उसकी सास गुस्से में आ जाती है और उसकी माँ को फोन मिला देती है। देख रही है बहन जी, आपकी बेटी के तो पंख लग गए, हवा में उड़ने को बेचैन हो रही है ये। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? आपकी बेटी कह रही है कि घर से निकलकर कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेगी। वो कल को कहेगी इसे रंगीन कपड़े भी पहनकर कॉलेज जाना है, और फिर चौथे दिन किसी छोरे का हाथ पकड़कर लेकर खड़ा कर देगी कि अब इसके साथ शादी भी करनी है। आप सोच लो बहन जी, सारी दुनिया में बदनामी हो जाएगी आपकी। समधन की बात सुनकर मधु की माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ये क्या सुन रही हूँ? समधन जी ने बताया तू अपनी मर्यादा भूल गई है। अरे भूल मत, विधवा है तू, ज्यादा हवा में मत उड़। कैसी माँ हो आप? अपनी बेटी की भलाई से ज्यादा आपको दुनियादारी की फिक्र हो रही है। कितनी बावली थी मैं, आज तक आप लोगों के लिए ऐसा नीरस जीवन जी रही थी जिनके लिए मैं तो एक मुर्दे से भी गई गुजरी हूँ। मैंने सोच लिया है माँ, पढ़ाई तो मैं करूंगी और जरूर करूंगी। सोच ले, अगर तूने उस घर की चौखट लांगी तो हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है ना माँ, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी पिछले 3 सालों में आपने कौन सा मेरी सुध ली है जो मुझे आपके रिश्ता रखने या तोड़ देने से कोई फर्क पड़े?
कोई आपका साथ दे या ना दे भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है। आपको आगे पढ़ने का भी अधिकार है और खुलकर अपना जीवन जीने का भी। और ये अधिकार आपको हमारे देश का कानून देता है। आपसे जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आपके माँ बाप भी नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाली हो समीरा। ना तो तुम समाज से डरी, ना ही ससुराल वालों के दबाव के आगे झुकी। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैं भी आपके साथ हूँ भाभी। भाभी, आपका कॉलेज में एडमिशन मैं करवाऊंगी और आज से आपको ये सफ़ेद कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, बड़ी बहन भी हैं। बस बहुत हो गया भाभी, अब अपना जीवन संवारिए। बेटे और बहू के मधु के पक्ष में बोलने के कारण अब मधु के सास ससुर भी मन मार कर रह गए थे। लाख विरोध सहकर भी मधु कॉलेज में एडमिशन लेती है और देवर के कहने पर रंगीन कपड़े पहनकर कॉलेज जाने लगती है। मधु के जीवन में खुशियों के रंग भर गए थे। उसे जीने की एक नई वजह मिल गई थी। मौका मिलने पर मधु खुद को साबित करके दिखाती है और आने वाले सालों में वो बीएड करके एक सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। मधु को अपने जीवन का मकसद मिल गया था। वो पूरी लगन से स्कूल में पढ़ाती है और जल्दी बच्चों के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है। एक परिवार में 5 लोग रहते थे, सास, ससुर, 2 बेटे, अभिनव और अभिषेक। अभिनव बड़ा था और उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। अभिषेक की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। उस घर में दोनों बेटे काफी समझदार थे और घर की बड़ी बहू सुनंदा सुंदर और घर के सारे काम करने में एक्सपर्ट। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि सुनंदा थोड़ी मुंह फट टाइप की इंसान थी। कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी कही हुई बातें कई बार सामने वाले को बुरी लग जाती थी और कभी कभी बड़ी अजीब सिचुएशन में डाल देती थी। कुछ ऐसा ही उस दिन शाम के वक्त हुआ जब अभिषेक की बर्थडे पार्टी चल रही थी और अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड राघव उसके घर आया हुआ था। यार अभिषेक, तुम्हारे घर आकर तो मजा आ गया। क्या कमाल की फैमिली है तुम्हारी। कितने प्यार से रहते हो तुम सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, मेरी फैमिली वाकई में बहुत प्यारी है। राघव, मुझे लगता है तुम्हारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे इसीलिए तुम हमारे घर में हम सबको देखकर ऐसा फील कर रहे हो। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ, आपने अपने घर में कभी इतना प्यार भरा माहौल देखा ही नहीं होगा। लड़ाई झगड़े देखे होंगे, शायद इसीलिए बार बार ये बात कर रहे हो। राघव, भाभी की बातों का बुरा मत मानना। उनकी ना मजाक करने की आदत है। हाँ राघव, मेरी बीवी सबसे ऐसे ही मजाक करती है, प्लीज बुरा मत मानना। अरे इसमें मजाक की क्या बात है? मैंने देखा है ज्यादातर घरों में लड़ाई झगड़े नोक झोंक चलती ही रहती है। ये तो मेरी आदत नहीं है किसी से झगड़ा करने की, इसीलिए हमारे घर में सब कुछ इतना अच्छा है। सुनंदा, मेरे दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने अपने घर पर पार्टी रखी है। तुम रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है जी, अभी आती हूँ, थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। वैसे गिफ्ट तो ले लिया है ना अपने अपने दोस्त के लिए? अरे भाभी, गिफ्ट पसंद करने में तो भैया बहुत इंटेलिजेंट है। सबको हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। तो आप भी अपने भैया से कुछ सीख लो ना। पिछली बार आपने अपने भैया के बर्थडे पर वो सस्ती सी शर्ट उठाकर दे दी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सुनंदा, ये क्या बोल रही हो? वो शर्ट बहुत अच्छी थी। अरे झूठ मत बोलो अभिनव। कमरे में जाकर तुमने मुझसे क्या कहा था? याद करो कि तुम्हें वो शर्ट का रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो अभिषेक ले आया इसलिए पहन ली। अब छुपा क्यों रहे हो? भाई, क्या सच में आपको शर्ट पसंद नहीं आई थी? अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते, मैं आपके लिए कुछ और ले आता। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आपके भाई का बर्थडे हर साल आता है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। और देखो इस बार ना थोड़ा ढंग का लाना। आप खुद तो बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और इनको कुछ भी। हाँ, लेकिन भाभी, आपको कैसे पता कि मेरे कपड़े महंगे होते हैं या सस्ते? जब भी आप शॉपिंग करके आते हो, मैं चुपचाप आपकी शर्ट के टैग देख लेती हूँ, सब पता चल जाता है मुझे। लेकिन सुनंदा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अभिषेक अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें गलत भी क्या है? अरे भाई, हम फैमिली हैं, एक दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफियर तो कर ही सकते हैं ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों देवर जी, आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं भाभी, ये तो आपका प्यार है, इट्स ओके। अभिनव के दोस्त के घर पर
हैप्पी एनिवर्सरी। वैसे डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है आपने। थैंक यू भाभी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। कब से इंतज़ार कर रहे थे आपका। अरे यार, आना तो था ही। तुम्हारी एनिवर्सरी है और हम नहीं आते, ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे भी आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए हैं अभिनव, आपको उसका इंतजार भी तो होगा ना। सुनंदा, ये तुम क्या कह रही हो? हमने गिफ्ट लेने के लिए तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, बल्कि अभिनव हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बुलाया है। अरे वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक्चुअली क्या है ना, अभिनव सबको बहुत महंगे और अच्छे गिफ्ट देते हैं और मुझे तो लगता है कि इसीलिए सबको उनके पार्टी में आने का इंतज़ार रहता है ना। बस करो सुनंदा, इस तरह नहीं कहते। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं इसके लिए कुछ ना भी लेकर आऊँ ना तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगले दिन घर पर, अभिनव बेटा, हमने अभिषेक के लिए एक लड़की पसंद कर ली है और हम चाहते हैं कि अब अभिषेक की शादी भी जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे वाह, इसका मतलब घर में देवरानी आ जाएगी, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। बाकी सब तो ठीक है सुनंदा बहू, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू ना तुम्हारी तरह ज्यादा बोलने वाली ना हो। क्या मम्मी जी, आप मुझे पसंद नहीं करती क्या? आपको मुझसे कोई शिकायत है? नहीं बेटा, शिकायत नहीं है, तुम तो बहुत प्यारी हो। बस ये अपनी मुंह फट वाली आदत थोड़ी कम कर लो। मम्मी जी, अब बचपन की आदत ऐसे अचानक थोड़ी ना चली जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी की आदत के चलते घर में हंसी मजाक बना रहता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपकी दूसरी बहू भी ऐसी ही होगी। और फिर कुछ दिनों के बाद अभिषेक की शादी दिव्या नाम की लड़की के साथ हो जाती है। शादी होकर दिव्या अपने ससुराल आती है और उसकी पहली मुलाकात सुनंदा के साथ। दिव्या, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है, काफी महंगी लगती है। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जानती हो, 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो साड़ियों का फैशन कुछ और ही था और वो सब साड़ियां पहनना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी पुरानी सारी साड़ियाँ दान में क्यों नहीं दे दी थी? अरे कितना बोलती हो तुम, ऐसे कोई अपनी साड़ियां दान में दे देता है क्या? आप अगर मेरी साड़ियों पर इस तरह बुरी नज़र डालती रहेंगी तो मैं तो यही कहूँगी ना कि अगर आपको अपने कपड़े पसंद नहीं है तो जाकर नए खरीद लो। इस तरह दूसरों के कपड़ों पर नज़र डालने से क्या होगा? हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मुझे तो लगता है कि मेरी बड़ी बहू सुनंदा नहीं, दिव्या ज्यादा मुंह फट है। अरे मम्मी घबराओ मत, अभी दिव्या नई नई आई है, क्या पता उसने ऐसे ही कह दिया होगा। आपको इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद, वैसे देवर जी, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? टिकट बुक करवाएं या नहीं? भाभी, हम लोग मसूरी जाने का प्लान बना रहे थे। अरे वाह, मसूरी तो मैंने भी कभी नहीं देखा। मैं भी अभिनव को कह देती हूँ, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। भाभी, हम हनीमून पर जा रहे हैं, फैमिली पिकनिक पर नहीं। और इतना तो आपको भी पता होगा ना, हनीमून पर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अकेले जाते हैं, फैमिली के साथ नहीं जाते। अच्छा ठीक है ठीक है। कुछ दिनों के बाद, अभिनव बेटा, तुम्हारी बुआ जी की बेटी की शादी है, तुम्हारी एक ही बहन है, देखो उसके लिए हमें कुछ अच्छा सा तोहफा भेजना होगा। अरे मम्मी जी, कौन सी सगी बहन है, अच्छा तोहफा भेजने की क्या ज़रूरत है? अरे दे दो ना कोई साड़ी ऐसी जो फिजूल की पड़ी हो। दिव्या, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मम्मी अच्छी तरह समझती है कि उन्हें क्या भेजना चाहिए और क्या नहीं। अरे तो क्या हुआ, अगर वो आपकी बहन है तो मेरी भी तो ननद हुई ना। और देखो, आपकी सगी बहन होती तो बात कुछ और थी। अब बुआ जी की बेटी, उसको कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दिव्या बेटा, ऐसा नहीं होता। अभिनव और अभिषेक को हमेशा से वही राखी बांधती हुई आई है, इसलिए मैं सोच रही थी कि एक सोने का नेकलेस दे देते हैं उसकी शादी में। अरे मम्मी जी, ऐसे सोने की चीजें यूं ही बांटते फिरते हैं क्या? और आपके पास 2 बहुएं हैं। अगर आपको इतना ही सोना बांटने का शौक है तो हमें दे दीजिए। क्यों सुनंदा भाभी? वैसे मम्मी, बात तो दिव्या की बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास इतना ही सोने की खान है तो आप अपनी बहुओं को क्यों नहीं दे देती? देखिए ना मम्मी जी,
सुनंदा भाभी तो सर से पैर तक बिना सोने की ज्वेलरी पहने घूमती है। मेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है मेरे मायके का लाया हुआ। अरे तुम दोनों कितना हर चीज में बोलती हो। बुआ जी की बेटी को क्या देना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। मुझे तो लगता था मेरी बड़ी बहुत ज्यादा बोलती है, या छोटी वाली तो उसकी भी माँ निकली। कुछ दिनों के बाद। दिव्या, तुमने शादी में जाने की सारी पैकिंग कर ली ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ रख लिया है मैंने। देखो, अच्छे कपड़े रखना, वहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं और हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई है तो सब तुमसे मिलना भी चाहेंगे ना। जी बिल्कुल, मैंने सारे कपड़े बहुत अच्छे और नए रखे हैं। और सुनंदा बहू, तुमने भी अपनी साड़ियाँ अच्छे से रख ली ना? देखो वहाँ पर मेरी दोनों बहुएं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। जी मम्मी जी, मैंने भी सारी पैकिंग कर ली है। मम्मी जी, सुनंदा भाभी के पास अच्छी साड़ियाँ हैं ही कहाँ। बेचारी अब तक अपनी शादी की 5-6 साल पुरानी साड़ियाँ पहनकर घूमती रहती हैं। दिव्या बस करो, ऐसा नहीं कहते। अरे कोई बात नहीं देवर जी, छोटी है। वैसे दिव्या एक बात कहूँ, तुम चाहे कितना भी इतरा लो लेकिन सारे रिश्तेदारों को मैं बहुत पसंद हूँ। तुम अपना देख लेना, सब लोग तुम्हें भी पसंद करते हैं या नहीं। शादी के घर में। अरे क्या बात है, हमारी सुनंदा बहू आ गई, अब तो रौनक आ जाएगी। इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा डांस करती है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ वैसे बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने भाभी के एक गुण की तो तारीफ ही नहीं की। क्या मतलब, क्या नहीं कहा मैंने? कितना बोलती है भाभी, कितनी मुंह फटे, ये भी तो कहना चाहिए था ना आपको। शादी वाले दिन। देखा दुल्हन ने कितना सुंदर लहंगा पहना हुआ है। भाई कुछ भी कहो, ससुराल वालों ने अपनी बहू को सारी चीजें बड़ी अच्छे से दिलवाई है। गहने भी बहुत महंगे लग रहे हैं। मम्मी जी, अगर आपने भी अपनी बहुओं को महंगे और सुंदर गहने लहंगे दिलवाए होते ना तो आपकी बहुएं भी सुंदर लगती। हाँ मम्मी जी, आप तो जब हमें शादी के लहंगे दिलवा रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे सारे पैसों की बचत आप हमारे लहंगे में ही करने वाली हैं। दिव्या बिल्कुल ठीक कहती हैं मम्मी जी। क्या बात है, आपकी बहू तो बोलने में बहुत स्मार्ट है, किसी को नहीं छोड़ती। अरे क्या करूं, जब सुनंदा घर में शादी होकर आई तो इसकी मुंह फटादत मुझे बड़ा परेशान करती थी। धीरे धीरे इसके साथ हमने एडजस्ट करना सीख लिया। सोचा छोटी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन छोटी बहू तो उससे भी बड़ी मुंह फट निकली। क्यों, ठीक कहा ना मैंने?